हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए, इससे पहले वाले लेक्चर में हम फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट जो चैप्टर था इलेक्ट्रिक फील्ड उसको खत्म कर चुके थे। अब आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे, सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है हमारे गाउस के नियम एवं इसके अनुप्रयोग। गाउस के नियम एवं इसके अनुप्रयोग। दूसरी बात, एक चीज़ ये ध्यान रखना, ये वाला जो चैप्टर है और वो हमारे फर्स्ट यूनिट का जो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड उससे कनेक्टेड है। इसलिए मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूँ कि इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, इससे पहले की जितनी भी वीडियो हैं उन सभी को आप ध्यान से देखें, उनमें सारे टॉपिकों को एक बार पढ़ें और उनको क्लियर करें, उसके बाद ही इस चैप्टर को पढ़ें। क्योंकि इस चैप्टर में सारी चीज़ें आपके पुराने जो चैप्टर की फर्स्ट चैप्टर की इलेक्ट्रिक फील्ड की चीज़ें काम में आने वाली हैं। अगर उनको आप पढ़ते हो उसके बाद अगर इस चैप्टर को पढ़ते हो तो आपके अच्छे से समझ में आएगा। अन्यथा ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है जो कि पहले चैप्टर से कनेक्टेड है, सारी चीज़ें पहले चैप्टर की ही काम में आने वाली हैं। यहाँ हम गाउस के नियम एवं उसके अनुप्रयोग ये चैप्टर पढ़ेंगे। इस चैप्टर में एक चीज़ ये भी बता देता हूँ आपको, कंपटीशन एग्जाम में और बोर्ड एग्जाम में 100% सवाल आता है इस चैप्टर में से, 100% इस चैप्टर में से सवाल आता है और वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लेकिन फिर से मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस चैप्टर को पढ़ने से पहले चैप्टर को आप एक बार रिवाइज जरूर कर लें। अब देखिए, हम यहाँ सेकंड जो चैप्टर है और फर्स्ट जो यूनिट है मैंने आपको बताया था कितने नंबर की है, 7 नंबर की है। इसमें 4 चैप्टर हैं, जिसमें से पहला चैप्टर हमने खत्म कर लिया है। सेकंड चैप्टर हमारा आता है गाउस के नियम एवं इसके अनुप्रयोग। गाउस के नियम एवं इसके अनुप्रयोग, इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें देखिए फर्स्ट जो टॉपिक है वो आपका आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी कि विद्युत फ्लक्स। पहला जो टॉपिक है तुम्हारा वो आता है विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स क्या होता है, तो देखिए विद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन होती क्या है, विद्युत क्षेत्र में स्थित। अभी मैंने आपको बताया था कि सारी चीजें पहले वाले चैप्टर की काम में आएंगी। तो विद्युत क्षेत्र, अगर पहले चैप्टर को आपने नहीं पढ़ा तो आपको यही पता नहीं चलेगा कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, बल रेखाएं क्या होती हैं। इसलिए पहले चैप्टर को आप जरूर पढ़ें। अब देखिए विद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होती है, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के तल के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के तल के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ध्यान रखना, कोई भी विद्युत क्षेत्र में काल्पनिक पृष्ठ है उसमें से कितनी बल रेखाएं निकलती हैं उनकी संख्या को हम क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अगर ज्यादा मात्रा में विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी तो वहां विद्युत फ्लक्स का मान भी ज्यादा होगा, और जहां कम मात्रा में विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी वहां पर विद्युत फ्लक्स का मान भी क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ हम इसकी डेफिनेशन को नोट कर लेते हैं। विद्युत क्षेत्र में स्थित क्षेत्र में स्थित विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के तल के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। आपकी डेफिनेशन है
क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ पे तल के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स। इस डेफिनेशन से हम काफी सारे सवाल सॉल्व करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। वापस से आपको बता देता हूँ, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के तल के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ध्यान रखना, अगर किसी काल्पनिक पृष्ठ से विद्युत बल रेखाएं जिस मात्रा में निकल रही हैं, अगर ज्यादा मात्रा में निकल रही है तो वहां फ्लक्स का मान ज्यादा होगा, कम मात्रा में निकल रही है तो वहां पर फ्लक्स का मान कम होगा। अगर वहां से एक भी बल रेखा नहीं गुजर रही है तो वहां विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा? 0। अभी हम इसका गणितीय फॉर्मूला भी पढ़ेंगे, उससे और हमारे समझ में आएगा। अब ये तो बात हो गई इसकी डेफिनेशन की। अब बात करते हैं इसके गणितीय फॉर्मूले में, यानी कि इसका मान क्या होता है। तो एक चीज ये ध्यान रखना कि इसका जो मान होता है विद्युत फ्लक्स का जो मान होता है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल, दोनों के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। अदिश गुणनफल यानी कि डॉट प्रोडक्ट। आपने दो प्रकार के गुणा पढ़े थे सदिश वाले चैप्टर में 11th क्लास में। एक तो सदिश गुणा पढ़ा था और एक अदिश गुणा पढ़ा था। सदिश गुणा को हम क्रॉस के द्वारा व्यक्त करते हैं, वहां उसको बोलते हैं तो sin थीटा आता है। और ध्यान रखना, जब अदिश गुणा को हम खोलते हैं तो वहां पर cos थीटा आता है। तो यहाँ दोनों के अदिश गुणनफल के बराबर होता है किसका मान? विद्युत फ्लक्स का मान। तो हम यहाँ लिखेंगे कि विद्युत फ्लक्स का मान या फिर इसका मान, विद्युत फ्लक्स का मान इसके बराबर होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तथा क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम कौन से सिंबल के द्वारा व्यक्त करते हैं? E के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो E सदिश है। तो क्षेत्रफल A सदिश से, एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि क्षेत्रफल जो होती है, वैसे तो अगर जनरली रूप में देखा जाए तो ये हमको ऐसा लगता है कि एक अदिश राशि होती है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि क्षेत्रफल एक सदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है? सदिश राशि होती है। क्षेत्रफल की दिशा हमेशा ध्यान रखना पृष्ठ के लंबवत होती है। किधर की तरफ होती है? पृष्ठ के लंबवत होती है हमेशा। क्षेत्रफल एक सदिश राशि होती है, इसकी जो दिशा होती है वो क्षेत्रफल की हमेशा पृष्ठ के लंबवत होती है। जैसे कि हमारा ये बोर्ड है, बोर्ड का एक जो पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल होगा, इसकी दिशा इधर की तरफ होगी। तो ध्यान रखना पृष्ठ के लंबवत यानी इधर की तरफ होगी, ऊपर की ओर होगी। इधर की तरफ होगी, ऊपर की ओर होगी, यानी पृष्ठ के लंबवत। हमेशा क्षेत्रफल एक कौन सी राशि होती है? सदिश राशि। आप ये ध्यान रखना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे तो क्षेत्रफल ए सदिश से संबद्ध विद्युत फ्लक्स को ध्यान रखना फाई के द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसके द्वारा व्यक्त किया जाता है फाई के द्वारा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे तो विद्युत फ्लक्स फाई बराबर हमारा फॉर्मूला होगा क्या होगा? अभी मैंने आपको बताया था कि विद्युत फ्लक्स का जो मान होता है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल के बराबर होती है। तो हमने यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो किसको माना है? V सदिश को, और दूसरा क्षेत्रफल हमारा क्या है? A
cos थीटा। हम यहाँ पर खोलेंगे, इसका मान आएगा e, इसका परिमाण इनटू इसका परिमाण इनटू cos थीटा आएगा। यहाँ इसका परिमाण अगर लिखना चाहते हैं तो सदिश का चिन्ह हम यहाँ से हटा देंगे, तो ये इसका परिमाण हो गया इनटू a सदिश का परिमाण a लिख सकते हैं, इनटू में हमारे पास क्या आएगा cos थीटा, क्या आएगा cos थीटा आएगा। ये फॉर्मूला होता है इसका विद्युत फ्लक्स का, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। क्या मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ध्यान रखना e यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण है, a यहाँ पर क्षेत्रफल का परिमाण है, और दूसरी बात यहाँ पर थीटा, थीटा क्या होता है, थीटा यहाँ पे उन दोनों सदिशों के मध्य का कोण होता है जिन दोनों सदिशों को हमने अदिश गुणा किया है। तो यहाँ पे कौन से सदिश का अदिश गुणा किया था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल का। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, यहाँ थीटा बराबर क्या है, थीटा बराबर b सदिश एंड a सदिश के मध्य कोण है। ये होता है विद्युत फ्लक्स। ध्यान रखना विद्युत क्षेत्र में स्थित तो किसी काल्पनिक पृष्ठ के तल के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बलरेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स का मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता e सदिश है और क्षेत्रफल a सदिश है तो यहाँ विद्युत फ्लक्स का मान हमारा क्या होगा, phi बराबर e सदिश डॉट a सदिश, डॉट को हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा e a cos थीटा, और थीटा क्या होता है, थीटा हमारे पास होता है e सदिश और a सदिश के मध्य का कोण। अभी इसमें हम थोड़ा सा और कुछ भी पढ़ेंगे, इसको एक बार नोट कर लीजिए। तो देखिए हमारे पास विद्युत फ्लक्स का जो फॉर्मूला आया है, phi बराबर क्या आया है, e a cos थीटा आया है। यहाँ पे मैंने आपको अभी बताया है कि थीटा क्या होता है, e सदिश और a सदिश के मध्य का कोण होता है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस फॉर्मूले की कंडीशन लगाते हैं कि जब थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो फ्लक्स का मान क्या होगा, जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो फ्लक्स का मान क्या होगा, जब थीटा बराबर 180 डिग्री हो तो फ्लक्स का मान क्या होगा। मैंने आपको बताया था, इसकी परिभाषा में ही सारे आंसर छिपे हुए हैं। परिभाषा इसकी क्या थी, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के तल के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बलरेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स। यानी कि जितनी मात्रा में विद्युत बलरेखाएं पृष्ठ से होकर गुजरेंगी उसी मात्रा में उसका फ्लक्स होगा। अगर विद्युत बलरेखाएं नहीं गुजरती हैं, अगर गुजरने वाली विद्युत बलरेखाओं की संख्या अगर 0 है तो फ्लक्स का मान भी वहां पर क्या होगा, 0 होगा। कितना होगा, 0। तो फर्स्ट नंबर पे हम क्या करते हैं, पहली कंडीशन यहाँ पर लगाते हैं, जब थीटा बराबर क्या हो, 0 डिग्री। तो देखिए कंडीशन फर्स्ट, जब थीटा बराबर क्या हो, 0 डिग्री हो, जब थीटा बराबर क्या हो, 0 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब क्या है, यहाँ मैंने कुछ विद्युत बलरेखाएं खींच दी और यहाँ हमने एक पृष्ठ रख दिया। ये हमने एक पृष्ठ रख दिया। एक चीज थोड़ा सा मैं इस कंडीशन को लगाने से पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि हमेशा क्षेत्रफल की जो दिशा है वो कौन सी दिशा में आपको लेनी है। जैसे सपोज करो कि ये हमारे पास एक पृष्ठ है, ये हमारे पास एक पृष्ठ है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ये पृष्ठ अगर इस ऐसे रखा हुआ है तो यहाँ क्षेत्रफल की दिशा किधर की तरफ होगी। तो आप अगर देखिए यहाँ इस मैंने अभी आपको बताया था कि पृष्ठ के हमेशा लंबवत होती है। अब पृष्ठ के लंबवत की अगर बात की जाए तो लंबवत इधर की तरफ भी हो सकती है और लंबवत इधर की तरफ भी हो सकती है, यानी कि दोनों तरफ हो सकती है, यानी कि इधर भी हो सकता है लंबवत और लंबवत इधर की तरफ भी हो सकता है। तो आपको क्षेत्रफल की दिशा कौन सी दिशा में लेनी है, तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना है, हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि जिस तरफ से प्रेक्षक इसको देखता है, यानी कि हम जिधर की तरफ से इस पृष्ठ को देख रहे हैं उसी तरफ इसके क्षेत्रफल की दिशा देखनी है। सपोज करो हम इधर की तरफ खड़े होकर इस पृष्ठ को देख रहे हैं तो क्षेत्रफल की दिशा किधर की तरफ हो जाएगी, इधर की तरफ, पृष्ठ के लंबवत इधर की तरफ। अगर हम इस पृष्ठ को इधर की तरफ से देख रहे हैं, अगर इस पृष्ठ को हम इधर की तरफ से देख रहे हैं तो
क्षेत्रफल की दिशा किधर की तरफ हो जाएगी, इधर की तरफ, यानी कि यहाँ पृष्ठ के लंबवत इधर की तरफ लिया जाएगा। अब अगर मान लो यहाँ मैंने इस पृष्ठ को ऐसे रख दिया, तो अब बताइए क्षेत्रफल की दिशा किधर की तरफ होगी। ध्यान रखना पृष्ठ के लंबवत ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है, तो जिस साइड से हम देखते हैं उस तरफ की ओर हमको क्षेत्रफल की दिशा लेनी है। तो अभी देखिए फर्स्ट कंडीशन में हमने यहाँ दिखाया है कि थीटा बराबर 0 डिग्री हो। थीटा बराबर 0 डिग्री का मतलब ये है थीटा किसके बीच का कोण होता है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूसरा क्षेत्रफल की दिशा के मध्य का कोण होता है। यहाँ हमने जो ये डायग्राम बनाया है ये थीटा बराबर 0 डिग्री के लिए, और वो कैसे है देखिए। सबसे पहले मैंने विद्युत बल रेखा यहाँ पर खींच रखी है इस दिशा में, और विद्युत बल रेखाएं अगर एक दूसरे के समांतर हैं, बिल्कुल सीधी एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो यहाँ विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की दिशा होगी वो कौन सी दिशा में होगी, आपको पता होगा, आप पढ़ चुके हो। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा यहाँ बल रेखाओं की दिशा में ही होगी, तो हम यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा है वो ये दिखा सकते हैं। ये क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। अब बात कर लेते हैं क्षेत्रफल की, तो आपको यहाँ थीटा बराबर क्या कंडीशन लगा रखी है, थीटा बराबर 0 डिग्री लगा रखी है, तो क्षेत्रफल की जो दिशा है वो किसकी दिशा में होनी चाहिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में। तो यहाँ प्रेक्षक को कौन सी दिशा में खड़ा करना पड़ेगा, यहाँ खड़ा करना पड़ेगा, यहाँ से वो देखेगा। एक चीज ये ध्यान रखना है, जो पृष्ठ आपको दिखाई दे रहा है इसको हम कागज में पृष्ठ के लंबवत बना नहीं सकते, इसलिए इसको इस प्रकार से दिखाया गया है। एक्चुअली में कैसे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है, जैसे कि ये कागज का पृष्ठ है और यहाँ एक पृष्ठ के लंबवत रखा हुआ है इस तरीके से, ऐसे रखा हुआ है, इस तरीके से रखा हुआ है, इस तरीके से रखा हुआ है, और विद्युत बल रेखाएं इसमें से कैसे गुजर रही हैं, ऐसे इसके लंबवत, यानी कि इस पृष्ठ के लंबवत इस तरीके से गुजर रही हैं विद्युत बल रेखाएं, और यहाँ पर प्रेक्षक खड़ा हुआ है। अब विद्युत बल रेखाएं अगर इस दिशा में जा रही हैं तो तीव्रता की दिशा भी इधर की तरफ होगी, और पृष्ठ के लंबवत क्षेत्रफल की दिशा होगी तो वो भी इसी दिशा में होगी, यानी कि यहाँ थीटा का मान क्या होगा, 0 डिग्री होगा। क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो हम यहाँ क्षेत्रफल की जो दिशा है वो भी इसी दिशा में दिखा सकते हैं, और इसी दिशा में अगर होगा तो थीटा का मान कितना होगा, 0 डिग्री। अब थीटा का मान अगर 0 डिग्री होगा तो यहाँ फ्लक्स का मान कितना होगा, अभी हम देख लेते हैं। थीटा बराबर 0 डिग्री को कहाँ रखना है, समीकरण 1 में। देखिए समीकरण 1 से फाई बराबर हमारे पास क्या आएगा, E A cos 0 डिग्री, और cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे फाई बराबर हमारे पास आएगा E A, जो कि यहाँ पर cos 0 का जो मान है वो कितना होता है, 1। कितना होता है, 1। तो हमारे पास विद्युत फ्लक्स का जो मान आया है फाई बराबर कितना आया है, E into A, यानी ये जो मान है फ्लक्स का वो मैक्सिमम मान होता है। आपको पता है अगर पृष्ठ को हम इस तरीके से रखेंगे, अगर पृष्ठ को हम इस तरीके से रखेंगे और विद्युत बल रेखाएं अगर इसके लंबवत अगर इस तरीके से आ रही हैं विद्युत बल रेखाएं, तो आपको पता है इसमें से मैक्सिमम विद्युत बल रेखाएं प्रवेश करेंगी, जिसके कारण फ्लक्स का मान भी यहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको अभी परिभाषा बताई थी कि पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स। तो यहाँ सबसे अधिक मात्रा में विद्युत बल रेखाएं इसी कंडीशन में ऊपर गुजरेंगी, तो यहाँ फ्लक्स का मान क्या होगा, मैक्सिमम, जो कि हमारे पास क्या आता है, फाई बराबर E into A। और एक चीज और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर प्रेक्षक यहाँ पे खड़ा हुआ है, अगर देखने वाला यहाँ पे खड़ा हुआ है, तो इसको यहाँ इस पृष्ठ में से विद्युत बल रेखाएं कैसी दिखाई देंगी, बाहर निकलती हुई दिखाई देती हैं। कैसी दिखाई देती हैं, बाहर निकलती हुई दिखाई देती हैं, और बाहर निकलने को हम निर्गत बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, निर्गत। एक चीज ये ध्यान रखना, निवेशी का मतलब होता है प्रवेश करना और निर्गत का मतलब होता है बाहर निकलना। तो यहाँ इस प्रेक्षक को ये विद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ से बाहर निकलती हुई दिखाई देती हैं, इसलिए बाहर निकलती हुई दिखाई देती हैं, इसलिए यहाँ जो विद्युत फ्लक्स हमको प्राप्त होता है, ये विद्युत फ्लक्स ध्यान रखना निर्गत विद्युत फ्लक्स कहलाता है। कौन सा विद्युत फ्लक्स कहलाता है, निर्गत विद्युत फ्लक्स। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं ये जो फ्लक्स है वो कौन सा फ्लक्स है, निर्गत विद्युत फ्लक्स। यह है विद्युत फ्लक्स
विद्युत फ्लक्स कहलाता है। अब देखिए निर्गत विद्युत फ्लक्स कौन सी कंडीशन में लिया गया है, थीटा बराबर 0 की कंडीशन में। और थीटा बराबर 0 की कंडीशन में जो हमारे पास फ्लक्स का मान आया है फाई बराबर ई इंटू ए, और फाई का जो मान हमारे पास यहाँ पे आया है वो धनात्मक आया है। तो आपको हमेशा अपने दिमाग में ये बात नोट करके रख लेनी है कि निर्गत विद्युत फ्लक्स हमेशा कौन सा फ्लक्स होता है, धनात्मक। निर्गत विद्युत फ्लक्स का जो मान होता है वो हमेशा कैसा होता है, धनात्मक होता है, यानी कि प्लस में होता है। कैसा होता है, प्लस में। ठीक है, अब यहाँ पे इसको निर्गत विद्युत फ्लक्स क्यों बोला गया है, अभी मैंने आपको बताया है क्योंकि प्रेक्षक को एक विद्युत बलरेखा इस पृष्ठ से बाहर निकलती हुई दिखाई देती है, इसलिए यहाँ पर ये जो फ्लक्स है वो कौन सा फ्लक्स कहलाता है, निर्गत विद्युत फ्लक्स। निर्गत विद्युत फ्लक्स हमेशा कौन सा होता है, धनात्मक होता है। कौन सा होता है, धनात्मक। सेकंड कंडीशन हम यहाँ पर लेते हैं, कंडीशन सेकंड, जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो, जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो 90 डिग्री कंडीशन में क्या होगा, इसका मैं अभी डायग्राम बना देता हूँ। ये विद्युत बलरेखाएं हैं। अब ये विद्युत बलरेखाएं हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा है वो बलरेखाओं की दिशा में होगी। यहाँ पर मैं एक काल्पनिक प्रश्न बना देता हूँ। ये बना दिया। अब बात करते हैं कि यहाँ पर थीटा का मान कितना होगा। एक चीज ये ध्यान रखना, विद्युत बलरेखाएं इस दिशा में जा रही हैं, यानी कि एक्स अक्ष की दिशा में जा रही हैं, और एक जो पृष्ठ है वो ऐसे रखा हुआ है, यानी कि विद्युत बलरेखाओं के समांतर रखा हुआ है। कैसे रखा हुआ है, विद्युत बलरेखाओं के समांतर। यहाँ पर जो पृष्ठ रखा हुआ था वो विद्युत बलरेखाओं के लंबवत रखा हुआ था। कैसे रखा हुआ था, लंबवत, यानी कि पृष्ठ तो ऐसे रखा हुआ है और विद्युत बलरेखाएं इसके लंबवत गुजर रही हैं। लेकिन अब सेकंड कंडीशन में हमने क्या किया है, विद्युत बलरेखा और हमने पृष्ठ को क्या कर दिया, एक दूसरे के समांतर कर दिया, यानी कि पृष्ठ ऐसे रखा हुआ है, पृष्ठ ऐसे रखा हुआ है और विद्युत बलरेखाएं भी इस पृष्ठ के समांतर गुजर रही हैं इस प्रकार से। अब विद्युत बलरेखाएं इस प्रकार से समांतर गुजर रही हैं, तो परिभाषा को देखते हुए अगर हम देखना चाहें तो परिभाषा ये कहती है गुजरने वाली विद्युत बलरेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स। तो हमारी परिभाषा के अनुसार इस पृष्ठ के अंदर से होकर एक भी विद्युत बलरेखा गुजरेगी क्या, नहीं गुजरेगी, क्योंकि ये इसके समांतर रखा हुआ है। इसको स्पर्श करते हुए विद्युत बलरेखाएं बाहर निकल जाएंगी, जिसके कारण यहाँ पर विद्युत बलरेखा अगर एक भी इसके अंदर से नहीं गुजरती है तो फ्लक्स का मान कितना होगा, 0। और फ्लक्स का मान अगर 0 होगा तो हम यहाँ पर इस फॉर्मूले के अनुसार भी इसको चेक कर लेते हैं। देखिए ये पृष्ठ ऐसे रखा हुआ है तो क्षेत्रफल की जो दिशा होगी वो कौन सी दिशा में होगी, या तो ऊपर होगी या नीचे होगी। दोनों ही कंडीशन में थीटा का मान 90 डिग्री होगा तो हम जैसे ऊपर की तरफ अगर इस क्षेत्रफल की दिशा को लेते हैं, ये क्षेत्रफल की दिशा हो जाएगी और यहाँ तीव्रता की जो दिशा है विद्युत बलरेखाओं की दिशा में होगी। थीटा का मान कितना होगा, 90 डिग्री। अब 90 डिग्री की कंडीशन में हमारे पास फ्लक्स का मान कितना आता है, तो समीकरण 1 में थीटा बराबर क्या है, तो 90 डिग्री। समीकरण 1 से हमारे पास आएगा फाई बराबर ई इंटू ए इंटू कोस 90 डिग्री। कोस 90 का मान कितना होता है, 0। तो यहाँ पूरा ही फाई का जो मान हो वो कितना रहेगा, 0। क्योंकि कोस 90 बराबर कितना होता है, 0। तो यहाँ सेकंड कंडीशन में जब थीटा का मान हमारे पास 90 डिग्री होता है तो विद्युत फ्लक्स का मान हमारे पास कितना आता है, 0 आता है। कितना आता है, 0 आता है। देखिए यहाँ पर फ्लक्स का मान हमारे पास कितना आ गया, 0 आ गया। तो आपको सीधी सी बात है, परिभाषा को अपने माइंड में रखनी है। परिभाषा अगर हमारे दिमाग में है तो हम फ्लक्स का मान कैसे भी कंडीशन में ज्ञात कर सकते हैं। तीसरी कंडीशन भी हम निकालते हैं यहाँ पर। कंडीशन थर्ड है हमारे पास,
जब थीटा बराबर 180 डिग्री हो, 180 डिग्री हो, अगर 180 डिग्री होगा तो हमारे पास फ्लक्स का मान क्या आएगा? पहले मैं आपको डायग्राम बता देता हूं। ये विद्युत बल रेखाएं हैं, ये विद्युत बल रेखाएं हैं। यहां पर मैं पृष्ठ बना देता हूं। अब ये जो पृष्ठ है वो किस तरीके से रखा हुआ है? विद्युत बल रेखाओं के लंबवत इस प्रकार से रखा हुआ है। जो फर्स्ट कंडीशन में रखा हुआ था वो इस प्रकार से रखा हुआ है, लेकिन अब की बार आपको 180 डिग्री का कोण बनाना है, इसलिए यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा है वो तो विद्युत बल रेखाओं की दिशा में होगी, यानी कि इस दिशा में होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। अब की बार हमको 180 डिग्री का कोण बनाना है, तो यहाँ प्रेक्षक को हमको कहाँ खड़ा करना पड़ेगा? इस दिशा में खड़ा करना पड़ेगा। अब यहाँ से अगर प्रेक्षक देखता है तो यहाँ इस पृष्ठ के क्षेत्रफल की जो दिशा होगी वो कौन सी दिशा में होगी? इस दिशा में ली जाएगी। तो यहाँ क्षेत्रफल की जो दिशा होगी वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगी, और विद्युत क्षेत्र के अगर विपरीत दिशा में होगी तो यहाँ कोण का मान कितना होगा? 180 डिग्री। और 180 डिग्री अगर होगा तो यहाँ फ्लक्स का मान हमारे पास कितना आएगा? देखिए समीकरण से फाई बराबर हमारे पास आएगा E × A × cos 180 डिग्री। cos 180 डिग्री का मान कितना होता है? -1। कितना होता है? -1। तो हमारे पास ये जो मान आएगा वो माइनस में आएगा, -EA। यहाँ देते हैं छोटी cos 180 बराबर -1। अब देखिए यहाँ विद्युत फ्लक्स का जो मान हमारे पास आया है 180 डिग्री की कंडीशन में, 180 डिग्री की कंडीशन में माइनस में हमारे पास मान आया है। माइनस में मान आया है तो इसका मतलब क्या है? देखिए यहाँ ये जो पृष्ठ है वो इस प्रकार से रखा हुआ था, पृष्ठ इस प्रकार से रखा हुआ था, और विद्युत बल रेखाएं इसके लंबवत इस तरीके से प्रवेश कर रही थी, और प्रेक्षक इधर की तरफ खड़ा हुआ था, इधर की तरफ खड़ा हुआ था। और अगर मान लो प्रेक्षक इधर की तरफ होगा तो उसको इस पृष्ठ में विद्युत बल रेखाएं कैसे दिखाई देंगी? प्रवेश करती हुई दिखाई देंगी, या फिर बाहर निकलती हुई? तो उसको प्रवेश करती हुई दिखाई देंगी। कौन सी दिखाई देंगी? प्रवेश करती हुई दिखाई देंगी। इसका मतलब यहाँ पर जो फ्लक्स होगा वो कौन सा फ्लक्स कहलाएगा? उसको हम निवेशी फ्लक्स भी बोल सकते हैं, और उसको हम प्रवेशित फ्लक्स भी बोल सकते हैं। कौन सा बोल सकते हैं? प्रवेशित फ्लक्स, या फिर निवेशी विद्युत फ्लक्स भी उसको बोला जा सकता है। तो हम यहाँ पर इस जो फ्लक्स है इसको हम क्या कहेंगे? निवेशी विद्युत फ्लक्स। निवेशी विद्युत फ्लक्स, ध्यान रखना निवेशी विद्युत फ्लक्स का मान हमेशा किस में आता है? ऋणात्मक आता है या धनात्मक आता है? ऋणात्मक आता है। अगर फ्लक्स का मान हमारे पास कहीं पर भी माइनस में आता है तो इसका मतलब वो कौन सा फ्लक्स है? निवेशी फ्लक्स है। अगर मान लो फ्लक्स का मान हमारे पास धनात्मक आता है तो इसका मतलब आपको समझ जाना है वहां पर कौन सा फ्लक्स होगा? निर्गत फ्लक्स होगा। कौन सा फ्लक्स होगा? निर्गत फ्लक्स होगा। तो ये यहाँ पर हमारे पास तीनों कंडीशनें होती हैं, इनको नोट कर लीजिए, फिर इसी टॉपिक में और भी कुछ हम पढ़ेंगे। आगे चलते हैं हम। ये इसकी कंडीशनें यहाँ पर खत्म होती हैं। अब विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, इसकी विमा क्या होती है, ये अदिश राशि होती है, सदिश राशि होती है, इनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसके मात्रक की। इसकी बात करते हैं इसके मात्रक की। तो विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? विद्युत फ्लक्स का मात्रक देखिए फॉर्मूला इसका क्या है? E × A × cos थीटा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता × क्षेत्रफल × cos थीटा। cos थीटा यहाँ पे त्रिकोणमितीय फलन है। देखिए विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हमने क्या पढ़ा है? हमने इसका मात्रक पढ़ा है वोल्ट प्रति मीटर। वोल्ट प्रति मीटर क्या पढ़ा है? वोल्ट प्रति मीटर
इनटू cos थीटा का कोई मात्रक नहीं होता है, एक त्रिकोणमितीय फलन होता है। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल करेंगे तो हमारे पास इसका जो मात्रक आएगा विद्युत फ्लक्स का वो आएगा वोल्ट इनटू मीटर। क्या आएगा? वोल्ट इनटू मीटर। विद्युत फ्लक्स का एक मात्रक तो क्या होता है? वोल्ट इनटू मीटर। कौन सी पद्धति में होता है? एसआई या एमकेएस पद्धति में। एक मात्रक और भी हम इसका लिख सकते हैं और वो क्या होता है? देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक मात्रक हमने और पढ़ा था, वो क्या पढ़ा था? न्यूटन प्रति कूलम। क्या पढ़ा था? न्यूटन प्रति कूलम। कौन से फॉर्मूले से पढ़ा था? E बराबर होता है F अपॉन Q नॉट। तो उस फॉर्मूले से हमने इसका मात्रक पढ़ा था न्यूटन प्रति कूलम। इनटू में क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। cos थीटा का कोई मात्रक नहीं होता है। अब यहाँ ये जो मात्रक आया है ये भी इसका मात्रक हो जाएगा विद्युत फ्लक्स का। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या लिखकर? न्यूटन प्रति कूलम इनटू मीटर स्क्वायर। ये भी किसका मात्रक होता है? विद्युत फ्लक्स का। तो विद्युत फ्लक्स के कौन कौन से मात्रक होते हैं? वोल्ट इनटू मीटर या फिर न्यूटन प्रति कूलम इनटू मीटर स्क्वायर। ये इसके मात्रक की बात हो गई। अब हम बात करते हैं विमीय सूत्र। इसका विमीय सूत्र क्या होता है विद्युत फ्लक्स का? तो देखिए इसके मात्रक से हम विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। न्यूटन, न्यूटन का मतलब बल का मात्रक है, तो बल का विमीय सूत्र क्या होता है? m1 2। कूलम आवेश का है, आवेश का क्या होता है? धारा इनटू समय यानी a1 t1। मीटर स्क्वायर दूरी का मात्रक है n2 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हमारे पास आएगा m1 n1 और n2 कितना हो जाएगा? m3 और t1 ऊपर जाएगा तो t-3 और a-1। ये किसका विमीय सूत्र होता है? विद्युत फ्लक्स का। किसका होता है? विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र क्या होता है? m1 n3 t-3 और a-1। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं कि एक सदिश राशि है या अभिन्न राशि है। तो आपको वैसे तो टॉपिक आपने पढ़ लिया, आपको पता लग चुका होगा कि ये कौन सी राशि है। देखिए अभी हमने पढ़ा था कि विद्युत फ्लक्स का जो मान होता है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल दोनों के अदिश गुणनफल के बराबर होती है। और अदिश गुणनफल जब हम इनका करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा? विद्युत फ्लक्स प्राप्त होगा। तो अदिश गुणनफल से हमेशा कौन सी राशि प्राप्त होती है? अदिश राशि प्राप्त होती है। इसलिए विद्युत फ्लक्स भी कौन सी राशि होती है? अदिश राशि होती है। यहाँ हम लिखेंगे कि विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि होती है। ये बात हो गई। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? देखिए अभी जो हमने विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ा था कि जैसे सपोज करो कोई विद्युत क्षेत्र है जिसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E सदिश है और वहां पर कोई पृष्ठ रखा हुआ है जिसका टोटल क्षेत्रफल है कैपिटल A सदिश। तो वहां पूरे पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स का मान हमारे पास आया था phi बराबर EA cos थीटा। क्या आया था? phi बराबर EA cos थीटा पूरे पृष्ठ के लिए। अगर हम बात कर लेते हैं कि हमको यहाँ पूरे पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स नहीं निकालना है, हमको इसके छोटे से अल्पांश का, छोटे से भाग का अगर विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना हो तो वहां पर विद्युत फ्लक्स का मान किस तरीके से ज्ञात किया जाएगा? तो देखिए यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E सदिश है तो सपोज करो पूरा जो पृष्ठ है उसका जो क्षेत्रफल है वो कैपिटल A सदिश है। कितना है? कैपिटल A सदिश। तो आपने पढ़ा है 11th क्लास में, मैंने आपको बताया था अगर टोटल चीज आपको दे रखी है, टोटल अगर मान आपको दे रखा है उसको अगर अल्पांश रूप में आपको चेंज करना है तो उसके आगे आपको क्या लगा देना है? D लगाना है। यानी टोटल क्षेत्रफल A है तो आपका अल्पांश क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? A सदिश। अगर सपोज करो आपके पास टोटल बल F सदिश है, अगर आपको अल्पांश बल का मान लिखना है तो क्या हो जाएगा? DF सदिश। अगर आपके पास आयतन B है, टोटल आयतन B है और
कुल विद्युत फ्लक्स आता है। लेकिन अगर हम छोटे से भाग के लिए यानी कि अल्पांश के लिए अगर विद्युत फ्लक्स का मान यहाँ पर ज्ञात कर रहे हैं, अल्पांश के लिए अगर विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कर रहे हैं तो विद्युत फ्लक्स का जो मान आएगा वो भी किस रूप में आएगा, अल्पांश रूप में ही आएगा। तो फ्लक्स को हम किसके द्वारा व्यक्त करते हैं, फाई के द्वारा। तो अल्पांश के लिए फ्लक्स क्या हो जाएगा, डी फाई। तो हमारा यहाँ पे होगा डी फाई बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E सदिश है, तो अल्पांश क्षेत्रफल dA सदिश से संबंधित विद्युत फ्लक्स को हम किसके द्वारा व्यक्त करेंगे, डी फाई के द्वारा। टोटल विद्युत फ्लक्स होता तो यहाँ पे हम इसको फाई के द्वारा व्यक्त करते हैं, लेकिन अल्पांश के लिए हम क्या कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी फाई आ जाएगा। फॉर्मूला हमने पढ़ा था फाई बराबर E सदिश डॉट A सदिश। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो E सदिश है, A की जगह क्या आ जाएगा, dA सदिश आ जाएगा। क्या आ जाएगा, dA सदिश आ जाएगा। ये किसके लिए फॉर्मूला हमारे पास आया है, अल्पांश के लिए। किसके लिए आया है, अल्पांश के लिए। अगर आपसे अल्पांश के लिए विद्युत फ्लक्स का मान अगर पूछता है आपको फॉर्मूला यूज करना है डी फाई बराबर E सदिश डॉट dA सदिश। कई जगह पे आपको क्षेत्रफल को S के द्वारा भी व्यक्त किया जाता है, कई जगह पर आपको क्षेत्रफल S सिंबल के द्वारा भी व्यक्त किया हुआ मिलेगा। आप घबराए बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर हम क्षेत्रफल को S के द्वारा भी व्यक्त कर सकते हैं। इसका मतलब होता है सरफेस। क्या होता है, सरफेस होता है। एरिया को हम इसके द्वारा भी व्यक्त कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये होता है अल्पांश के लिए। इसके लिए फॉर्मूला होता है अल्पांश के लिए, अल्पांश के लिए। अब देखिए मैंने आपको 11th में एक चीज बताई थी कि जैसे सपोज करो आपको बहुत बड़ी चीज दे रखी है, अगर उसका मान आपको निकालना है तो उसको आप छोटे छोटे अल्पांशों में विभाजित कर देते हो और सभी अल्पांशों का मान निकालकर उन सभी को अगर टोटल कर देते हैं तो हमारे पास किसका मान आ जाएगा, टोटल मान आ जाएगा। देखिए, और टोटल करने के लिए आप क्या करते थे, वहां पर समाकलन करते थे। इसी तरीके से देखिए एक अल्पांश का हमने यहाँ पर निकाल लिया। अगर संपूर्ण पृष्ठ के लिए अगर आपको कुल विद्युत फ्लक्स का मान निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ के लिए अगर विद्युत फ्लक्स का मान निकालना है तो इस फॉर्मूले का आपको क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, देखिए अल्पांश के लिए ये हो गया। अब अगर आपको टोटल के लिए ज्ञात करना है तो इसका आपको क्या करना है, समाकलन। तो देखिए संपूर्ण पृष्ठ के लिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, देखिए डी फाई का अगर समाकलन करोगे तो आपको पता है यहाँ से किसका चिन्ह देगा, अवकलन का यानी कि डी देगा। तो यहाँ पे टोटल फ्लक्स फाई बराबर आएगा, समाकलन अगर करेंगे तो डी फाई का समाकलन क्या होगा, फाई। तो यहाँ फाई बराबर आ जाएगा, यहाँ समाकलन का चिन्ह आएगा ई सदिश डॉट dA सदिश। ये जो फॉर्मूला हमारे पास आया है ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। ये संपूर्ण पृष्ठ के लिए फॉर्मूला है। अगर अल्पांश की बात करेंगे तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे डी फाई बराबर E सदिश और dA सदिश। अगर टोटल के लिए हम बात करते हैं समाकलन के रूप में तो फॉर्मूला हम यूज करेंगे फाई बराबर समाकलन E सदिश डॉट dA सदिश। यहाँ कई जगह पे आपको dA सदिश भी मिल सकता है, उसका मतलब भी क्षेत्रफल ही होता है। वैसे आप नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारी। देखिए विद्युत फ्लक्स का टॉपिक अभी हमने पढ़ा है, उसका फॉर्मूला होता है फाई बराबर E सदिश डॉट A सदिश। यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल दोनों के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ हमको उससे संबंधित एक सवाल दिया गया है और वो क्या है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले लूप को 2 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले लूप को एक्स तल में रखा गया है। कौन से तल में रखा गया है, एक्स तल में रखा गया है तथा जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान को दे रखा है E सदिश बराबर 2I प्लस 5J न्यूटन प्रति कूलम है। तो लूप से केंद्रक फ्लक्स का मान क्या होगा, तो यहाँ पे हमको विद्युत फ्लक्स का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। एक चीज आपको फिर से मैं बता देता हूँ कि कोई भी न्यूमेरिकल है उसको
पहले आपको ध्यान से पढ़ना है और आपको ये पता लगाना है कि उस सवाल में आपको दिया क्या है और पूछा क्या है, दिया क्या है और पूछा क्या है। अगर इतना आपको पता लग जाता है तो सवाल का आधा काम सॉल्व हो गया। तो देखिए हमको इस सवाल में दिया क्या है और पूछा क्या है। पहली बात तो निर्धारित प्लस का मान पूछा है, यानी फाई का मान पूछा गया है। फाई का मान हमसे यहाँ पे पूछा गया है और फाई का हमने फॉर्मूला पढ़ा है ई सदिश डॉट ए सदिश। क्या पढ़ा है? ई सदिश डॉट ए सदिश। तो ई का मान हमको सवाल में दिया गया है, क्या दे रखा है? 2y कैप प्लस 5j कैप न्यूटन प्रति कूलम। यह हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान दे रखा है। आप क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो क्षेत्रफल हमको यहाँ पे परिमाण के रूप में दे रखा है और क्या दे रखा है? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हमको फॉर्मूले के अनुसार इसको सदिश रूप में हमको लिखना है। सदिश रूप में हम इसको किस तरीके से लिखेंगे? तो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी भौतिक राशि का अगर आपको परिमाण दे रखा है उसको सदिश रूप में किस तरीके से लिखते हैं। तो आपने 11th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा है एकांश सदिश का। एकांश सदिश एक बराबर होता है सदिश बटे सदिश का परिमाण। सदिश बटे सदिश का परिमाण। अगर सदिश का मान को निकालना है तो सदिश का मान आएगा परिमाण इनटू एकांश सदिश। क्या आएगा? परिमाण इनटू एकांश सदिश। अगर किसी भौतिक राशि के, अगर किसी सदिश राशि के परिमाण को उसके एकांश सदिश से गुणा कर दिया जाए तो हमको क्या मिल जाता है? सदिश राशि मिल जाती है। यहाँ पे हमको ये परिमाण तो दे रखा है और इसको किससे गुणा करना है? इसके एकांश सदिश से। और एकांश सदिश कौन सी दिशा में होता है? एकांश सदिश की जो दिशा है वो हमको इस सवाल से पता लगानी है। कौन सी है? आपको पता होना चाहिए x अक्ष की दिशा में एकांश सदिश क्या होता है? i कैप, y अक्ष की दिशा में j कैप और z अक्ष की दिशा में k कैप। तो देखिए कौन सी दिशा में क्षेत्रफल, क्षेत्रफल वाले घन को xz तल में रखा गया है। कौन से तल में रखा गया है? xz। कौन से तल में रखा गया है? xz। अब लूप जो है वो xz तल में रखा गया है। मैंने आपको बताया था क्षेत्रफल की जो दिशा होती है वो हमेशा पृष्ठ के क्या होती है? लंबवत। और पृष्ठ के अगर लंबवत होती है तो यहाँ पृष्ठ कौन से तल में रखा गया है? xz तल में। तो इसके लंबवत जो अक्ष होगा वो कौन सा होगा? y होगा। कौन सा होगा? y होगा। इस तरीके से देखिए तीनों अक्ष एक दूसरे के लंबवत होते हैं। यहाँ पे सब कुछ करो, ये x मान लेते हैं, इसको z मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं। तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। अगर पृष्ठ हमारा यहाँ xz तल में रखा गया है तो इसके लंबवत जो इसकी दिशा होगी क्षेत्रफल की वो कौन से अक्ष की दिशा में होगी? y अक्ष की दिशा में होगी। जिसके कारण इस क्षेत्रफल का जो एकांश सदिश होगा वो क्या होगा? j कैप होगा। क्या होगा? j कैप। तो हम यहाँ पर इसको सदिश रूप में कैसे लिख सकते हैं? a सदिश बराबर हमारे पास आएगा 2j कैप और इसका मात्रक क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, सवाल में जो भी राशि हमको दी गई है वो सारी राशि एक ही मात्रक पद्धति में होनी चाहिए, अन्यथा हमारा सवाल गलत हो जाएगा। तो यहाँ अलग अलग पद्धतियों में दे रखा है तो इसको हम एक ही पद्धति में चेंज कर लेते हैं। ये CGS में दे रखा है, इसको अगर मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं? 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? इसका भाग लगाना पड़ेगा, 100 का भाग लगाएंगे। और यहाँ स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब क्या है? देखिए
जे कैप मीटर स्क्वायर। अब हम आसानी से फॉर्मूले में मान रख सकते हैं। फाई बराबर फॉर्मूला होता है ई सदिश डॉट ए सदिश, इसका मान हमारे पास क्या है 2y कैप प्लस 5j कैप डॉट ए सदिश का मान क्या है 2 × 10⁻⁴ सेक है। अब आपको सदिश गुणा और अदिश गुणा करना आना चाहिए इन सवालों को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ अदिश गुणा को करना है। अदिश गुणा कैसे करते हैं, आई कैप के गुणांक को आई कैप के गुणांक से, जे कैप के गुणांक को जे कैप के गुणांक से और के कैप के गुणांक को के कैप के गुणांक से। तो यहाँ हमारे पास क्षेत्रफल के मान में केवल जे कैप का गुणांक है, तो हम जे कैप के गुणांक को जे कैप के गुणांक से गुणा करेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए 5 दूनी 10 × 10⁻⁴ जे कैप और ये हो जाएगा हमारे पास 10⁻³ जे कैप। आई का ये हमारे पास मान आ गया। इसका जो मात्रक है उसको अगर हम लिखना चाहें, सॉरी जे कैप के गुणांक को जे कैप के गुणांक से गुणा करना है। 5 × 2 10 कर दिया और 10⁻⁴ को ऐसे कैसे लिख दिया, जे कैप डॉट जे कैप हम जानते हैं कितना होता है 1 होता है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा 1 आएगा, जे नहीं आएगा। और यहाँ ये हमारा जो आंसर हो वो कितना होगा 10⁻³ इसके मात्रक की अगर हम बात करते हैं तो मात्रक क्या हो जाएगा वोल्ट × मीटर। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा 10⁻³ वोल्ट × मीटर। ये फ्लक्स का मान होता है। और आपको पता होना चाहिए फ्लक्स एक अदिश राशि होती है, तो यहाँ पर ना तो आई कैप आएगा ना जे कैप आएगा ना के कैप आएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।